जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम सेकेंड वीक है हमारा अप्रैल मंथ का, जिसका कि अब आज हम जर्नलिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पिछले जो ट्रेड्स थे पिछले लास्ट वीक के 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के हमारे ट्रेड्स में हमने क्या किया, कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा एनालिसिस, हमारा जो ट्रेड एनालिसिस है वो। तो इसकी शुरुआत होती है वीक की 13 तारीख से। ये है सबसे पहला दिन। और यहाँ पे अभी एक चीज़ आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगी। 13 तारीख का जो एक्चुअल एनालिसिस था वो बेस्ड ऑन प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मैंने अभी जो 17 तारीख का ट्रेड था ना, इसमें मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज कर दिए थे। तो अब हम ये जो इस के 13 तारीख के बारे में हम जब समझेंगे, ये मैंने लाइन बना दी है, ये पुरानी मतलब आज से हमको यहाँ का एनालिसिस करना है, तो इसको हटा देता हूँ। तो 13 तारीख का जब एनालिसिस किया था हमने, तो उसके लिए हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या समझे थे, क्योंकि वहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखेंगे। तो हम इसके लिए अपना वीडियो ओपन करते हैं 13 तारीख वाला। ये हमारा चैनल है ट्रेड आइकन, और ये हमारा 13 तारीख का वीडियो है। तो इस 13 तारीख के वीडियो में हमने ये देखा था कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा था इस लेवल पे। तो जस्ट ये जो ओपनिंग हो रही थी मार्केट की, ये हमारा सपोर्ट ही था इसमें। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट लाइन ही था, ये जस्ट सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ था। और हमने जब मार्केट का प्री एनालिसिस किया था, मार्केट की प्री ओपनिंग देखने के बाद में, तो हमारा व्यू यही था कि हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे, और अगर कंटिन्यू भागता जाता है ये, तो हम इसका प्रॉपर रिट्रेसमेंट का लेकर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ अल्टीमेटली क्या, हमारा जो मार्केट था इसने हमको इस तरीके से रिट्रेसमेंट ही नहीं दिया। हम बीच में, मैं जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट भागा था, तब मैंने 50% का एक लेवल मार्क किया था कि अगर मार्केट इसको टच कर देगा तब मैं बाय करूँगा। लेकिन इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पूरे रास्ते पे कहीं कुछ किया ही नहीं कि मैं उसको उस तरीके से बाय कर सकूँ। फिर ये हुआ था कि मार्केट में बीच में ही जब ये मार्केट चलता जा रहा था, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करी थी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, जब ये रीच करेगा उस समय एक बार हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा सेल आउट देखने को मिले, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आगे फर्दर आगे जाने के लिए। तब मैंने क्या किया था, यहाँ पे कहीं पे बाइंग ट्रेड किया था, कहीं इस जोन में समथिंग, इस जोन में मैंने कहीं बाय ट्रेड लगाया था। और एक्चुअली में वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे था, वो हमारे ट्रेडिंग जर्नल में दिख जाएगा। लेकिन उसने वहाँ से भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया और हमारा यहाँ पे एसएल लग गया। तो इस दिन हमारी एक्चुअल में ट्रेड डायरेक्शन सही थी, हमने एज्यूम भी सही किया था, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट पे ही ओपन हुआ था। आप वीडियो देख सकते हैं, ये 13 तारीख वाला हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। हाँ, यहाँ पे ट्रेड लेना था लेकिन ले नहीं पाए, इसलिए हमने क्या किया, मार्केट क्योंकि हमारा बुलिश ही था तो हमको बुलिश ट्रेड प्लान करना था। लेकिन कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट पहुँच गया, तब मैंने यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बनाने की कोशिश की थी कि सेल की, ताकि रिवर्स हम थोड़ा ले सकें। मेरा कोई यहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं होने वाला था, मुझे केवल रिवर्सल की ही इच्छा थी। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो मैं कैच कर लूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरा गलत डिसीजन रहा और हमारा यहाँ पे एसएल लग गया। तो यहाँ पे क्या हमने कोई गलती करी या कोई जल्दी करी, तो यहाँ पे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करी। बस ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे हमने हमारा सपोर्ट पे जब ओपन हुआ था ना, तो यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए था। लेकिन दूसरा, अब आज की तारीख में हम ये चार्ट देख रहे हैं, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अगर उस समय का वीडियो और आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो प्रीमियम की कैंडल बन रही थी, उसमें ये जो लाल कैंडल बनी, ये रेड कैंडल का जो रिट्रेसमेंट शो हो रहा है इस कैंडल पे, तो इन टाइम पे क्या हो रहा था कि वो एक ही कैंडल 20-20 पॉइंट, 15-17 पॉइंट का रिट्रेसमेंट डाउन कर रही थी। तो अगर ऐसे में हमारा कहीं पे, अगर यहाँ पे मैं बाय भी कर लेता, मान लो इस कैंडल पे, ये रेड कैंडल है 9:35 वाली, इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे भी मैं बाय कर लूं, लेकिन अगर अगली कैंडल सेम भी बन जाए, तो मेरा चांसेस था वहां पे कि एक ही कैंडल मुझे लॉस दे देगी। तो अब हम रिट्रेसमेंट का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी इसने 20% से ज्यादा का रिट्रेसमेंट ही नहीं दिया थ्रू आउट। तो इस वजह से हम इसमें रिट्रेसमेंट लेके कॉल साइड पे एंट्री नहीं बना पाए, क्योंकि ये पूरा दिन ही बुलिश था विदाउट रिट्रेसमेंट, बुलिश डे विदाउट रिट्रेसमेंट था। तो हमने यहाँ पे पुट ट्रेड में एंट्री मारी और हमारा एसएल लग गया। तो ये पहला दिन था हमारा। इसके बाद में सेकेंड डे हमारा ये चीज़ था। तो सेकेंड डे में अगर हम देखें तो ये
13 तारीख, 14 तारीख। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि ये जो वीक था इसमें 5 दिन ट्रेडिंग नहीं थी, इसमें 14 तारीख की छुट्टी थी। आप देख सकते हैं ये 13 तारीख को मार्केट था और 14 तारीख का हॉलीडे, तो वो था ही नहीं हमारा, तो 14 तारीख का तो कोई एनालिसिस भी नहीं है। 15 तारीख को जो मार्केट ओपन हुआ, तो 15 तारीख के वीडियो में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये मेरे इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और एक ये सपोर्ट लाइन बनी थी। सपोर्ट लाइन क्या चीज़ थी? सपोर्ट लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रीवियस डे था, सॉरी ये इधर, ये वाली जो प्रीवियस डे था, यहाँ की मैंने एक लाइन बना रखी थी, ये इस लेवल पे लाइन थी वो, तो वही लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको 24,075 के समथिंग, 24,075-78। तो मेरा सीन ये था कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको या तो अपने सपोर्ट पे बाय करूंगा या अपने इस रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा। जो रेजिस्टेंस मेरा इस लेवल पे 24,200 320 दिख रहा है, 320 समथिंग दिख रहा है, इस लेवल पे मुझे इसको सेल करना था। ये मेरा इसमें एनालिसिस बोला था, तो इस हिसाब से। लेकिन क्या किया इस दिन पूरा मार्केट ने, ना तो इसको टच किया, ना तो वो इस लेवल पे था 320 लेवल पे, ना तो उसको टच किया। तो इन दोनों को क्योंकि ये टच नहीं कर पाया, तो ना तो मैं यहाँ पे बाई सेल कर पाया, ना मैं सेल ट्रेड कर पाया। और ये पूरा दिन ही अगर अपन देखें तो इसमें एक यहाँ से इसने ये लो मारा 124 का, और अगर यहाँ से पूरा टॉप टू बॉटम आया तो 123 का। इसके बाद में ये पूरा दिन इसने 80-90 पॉइंट में निकाल दिया। तो ये दिन हमारा नो ट्रेड डे था, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे तीसरे दिन पे, जो ट्रेडिंग का था 16 तारीख। तो 16 तारीख के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो इस तरीके से थे। ये मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था 15 तारीख वाला, और 16 तारीख को हमने देखा था, तो 16 तारीख को भी मेरे ये दो रेजिस्टेंस बने थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने थे। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे थी और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे थे। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड बनाया था क्योंकि मार्केट बुलिश दिखाने लग गया था पहले दिन 2 दिन से, तब मैंने ये किया था कि यहाँ पे हम किसी भी हालत में सेल नहीं करेंगे। मार्केट बुलिश, ओपनिंग बुलिश, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो 16 तारीख का ट्रेड था, इसमें मैंने ये चीज़ किया था कि यहाँ से ये सपोर्ट पे आएगा तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, और अगर मेरे इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो मैं ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट जब होगा तब यहाँ से बाय करूँगा। तो उस समय मेरा एनालिसिस ये था। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे ये बाय ओपन होता है और ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ से चलता हुआ डायरेक्टली यहाँ आता है। जब ये मेरे रेजिस्टेंस पे, मेरे सपोर्ट पे आ जाता है, यहाँ कहीं मेरा सपोर्ट बना हुआ था, वो ये इस तरीके का ये सपोर्ट था, तो मैंने अपने सपोर्ट पे यहाँ पे कहीं बाय कर लिया था इसको, इस कैंडल पे। यहाँ जैसे ही मैंने बाय किया थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे करने के बाद ये यहाँ पे मेरा एसएल नहीं कटा था, ये यहाँ से कटते हुए यहाँ पे कहीं मेरा एसएल कट गया था, तो मैं यहाँ बाहर निकल गया। यहाँ क्या हुआ, हमारा गलती हुई, क्या सही किया हमने, मार्केट में ट्रेड हमने जो एनालिसिस किया था, हमने ट्रेड एग्जैक्टली उस सेटअप के ऊपर लिया। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे डायरेक्शन वाइज गलत हो गए। हमारा सीन, हम यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऊपर भी डायरेक्टली अगर ये नीचे आया है तो ऊपर जाएगा, हमारा एनालिसिस था। ऊपर चला गया तो रिट्रेस करके हम बाय करेंगे, ये हमारा एनालिसिस था। तो इस दोनों तरीके से हमने अपवर्ड डायरेक्शन ही एक्सपेक्ट की थी, लेकिन हम टोटली यहाँ पे गलत प्रूव हो गए थे डायरेक्शन वाइज। यहाँ हमारा लॉस हो गया 16 तारीख को। बात आती है 17 तारीख की, यानी जो अभी लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे का। यहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ पर अब हमारा जो सेटअप था वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये हमने ये चेंज कर लिए थे बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे के हिसाब से था। मार्केट की ओपनिंग होती है इस लेवल पे 24,175 समथिंग पे, और इसके बाद हमारा एनालिसिस सिंपल था कि अगर ये नीचे आएगा हम बाय करेंगे यहाँ तक के लिए, ऊपर जाएगा तो यहाँ से कहीं हम सेल कर देंगे नीचे तक के लिए, क्योंकि ये कल के मार्केट, पिछले मार्केट के 2-3-4 घंटे के रेंज में ओपन हुआ था, तब मुझे ये लगा कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, तो हम इसमें बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काम कर सकते हैं दोनों को। तो रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, सपोर्ट से बाय करेंगे। हुआ इसमें ये कि मेरी पहली मिस्टेक ये हो गई कि मैं इसके हिसाब से तैयार था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि ये पहले ही सेकंड में ये यहाँ तक कहीं चला जाएगा। अगर मैं जो मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से मैं अपना ये चार्ट वगैरह खोल के तैयार रहता, ये चीज़। अब जैसे ही वो मार्केट ओपन हुआ उसने फ्लक्चुएशन दिए, यहाँ तक आया,
और जैसे ही यहाँ पे था तो मैं उसको यहाँ पे गया और वो रिफ्रेश करने लगा, मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करने लगा, जो कि मैं नॉर्मली सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से 200 पॉइंट की इन द मनी, जिसमें कि 200 के पास में उसका ऑप्शन प्राइस चल रहा हो, 150 इन द मनी, और 200 उसकी स्ट्राइक प्राइस की जो ऑप्शन प्राइस रहेगी उसकी 200 समथिंग रहना चाहिए, 200, 210, 220, और डिपेंड करता है वो डे पे भी। जैसे ये फ्राइडे था तो ये तीसरा दिन था ट्रेडिंग का, तो इसमें मैं 200 से लेकर 230 तक की ऑप्शन प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। डिपेंडिंग कर रहा है विक्स पे भी। ये देखो, हम डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते कि इस दिन कितनी ऑप्शन प्राइस रहेगी, क्योंकि अभी जो विक्स है वो भी काफी फ्लक्चुएट कर रही है। तो मैं एक महीने पहले 200 की ऑप्शन, इस फ्राइडे के दिन मुझे 200 रुपए में मैं 250 इन द मनी रहता था जब 13-14 की विक्स थी। लेकिन अभी विक्स के हिसाब से सिचुएशन बदली हुई है, तो अभी मैं वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन वो आप लाइव में देख सकते हैं। मेरे जो 17 तारीख का जो ट्रेड है, इसमें इसमें आपको दिख जाएगा कि जब वो ट्रेड चल रहा है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है और मैं भाग के जाता हूँ अपने ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने के लिए। तब तक काफ़ी देर हो जाती है और ये मार्केट यहाँ से फ्लक्चुएट करता हुआ यहाँ आ जाता है और ऑप्शन प्राइस ही विद इन 30-40 सेकेंड्स ही वो अपना टारगेट भी दे देता। मगर अब वो बात तो और होती कि अगर वो मेरी प्राइस, ऑप्शन प्राइस खुली रहती तो मैं क्या ट्रेड पंच कर देता या नहीं करता, क्योंकि मैं अपने लेवल को थोड़ा स्ट्रिक्टली मानता हूँ। तो मैं यहाँ तक आता, क्योंकि मेरा ये कोई जोन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये जोन काफ़ी पतला है। क्योंकि मैं जब ये मान लो ये बनाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से बनता है, ये बहुत चौड़ा है। और दूसरा अगर मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है जो कि इस तरीके का है, मतलब ये इतना सही जोन है, तो ये जोन मतलब ये यहाँ पे टच भी करता तो मैं ले लेता। यहाँ पे कई बार क्या होगा कि अगर मेरा ऑप्शन प्राइस, मेरी इच्छा है यहाँ पे बाय करने की, तो यहाँ से आ रहा है तो मैं हो सकता है यहाँ से बाय नहीं करूं, मैं वेट करूंगा कि यहाँ कहीं आए तो मैं बाय करूं। लेकिन अगर वहीं एक तरीके का सपोर्ट ये है तो मैं हो सकता है यहाँ पे टच भी करेगा तो बाय कर लूं, क्योंकि मैंने जोन ही मार्क कर दिया कि इस लेवल पे ही बिहेव करेगा। तो ये भी एक तरीका है। आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे एक लेवल था, वहां पे तो आपने यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन आप बोलते हो टच करेगा भाग जाएगा, लेकिन मैंने उस दिन यहाँ तक का इंतजार किया। मान लो अभी 16 तारीख को हुआ था तो मैंने यहाँ तक का इंतजार किया। तो वो क्यों? तो क्योंकि उसमें जोन भी आप देखेंगे तो जोन का साइज बदला हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है पिछले अगर कैंडल, तो उसमें जोन बड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पे काफी छोटा था तो मैं पंच कर देता, मगर हुआ ये कि मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता रह गया और रह गया। तो फिर उस हिसाब से जब हमारा ये मिस हो गया है तो अब फोमो में आना नहीं है, तो वेट करना है अब कहाँ का, या तो ये वापस इसको रिट्रेस करने आए या फिर हम यहाँ से करें। और अगर दूसरी चीज थी इसी में एनालिसिस में हम ये कर सकते थे कि अगर ये बढ़ते से यहाँ चला गया तो ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस के पास है, तो फिर मैं ये था कि इसमें मैं अब डायरेक्टली नीचे वेट नहीं करना चाहिए था मुझे। एक चीज ये कर दी थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के डायरेक्ट पास, बहुत पास पहुंच गया ना, तो अब हो सकता था कि मैं इसमें 50% का मार्क करके बाहर कर लेता। तो मैंने यहाँ पे भी शायद बाय किया हुआ है, मुझे याद नहीं है कि मैंने लाइव में क्या किया है। तो ये कैंडल अगर ये वहां टच कर देती तो मैं उसको बाय कर देता, ये भी हो सकता था। अगर लाइव में मैंने इसको नहीं बनाया है तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी। क्या चीज़ करनी चाहिए थी कि यहाँ से लेके 50% का मुझे इसमें बना के बाय कर लेना चाहिए था, जो कि मैं पहले करता आया हूँ, लेकिन इस दिन पता नहीं क्यों नहीं किया मैंने। तो मैं यहाँ पे भी बाय कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, जब ये ट्रेड मिस हो गया यहाँ से, तब मैंने वेट किया सीधे सीधे रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का वेट करने के हिसाब से मैंने, जब यहाँ कहीं मार्केट आया होगा इन दोनों कैंडल में से, इसी में कैंडल में मोस्ट प्रोबेबली, तो 10:05 के बाद में ही जब ये कैंडल ने इसको टच किया होगा जोन को, मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया था मेरा। और वो इस कैंडल तक आते आते मेरा लॉस हो गया और मैं इस ट्रेड से बाहर हो गया। तो इस ट्रेड में क्या लर्निंग और मिस्टेक्स थी? इस ट्रेड में हमारा जो एनालिसिस था वो सही था, हमने बाई ट्रेड पकड़ा था, इस जोन में बाई ट्रेड पकड़ा था शुरुआत में, इसने इसको टच करके यहाँ तक का टारगेट दिया, तो ट्रेड वाइज हम सही थे। दूसरा मिस्टेक मेरी प्रिपरेशन में थी कि मैं इस तरीके से खाली बैठा हुआ था कि यार ये एकदम से खुलते से इतनी बड़ी कैंडल बना के यहाँ तो यहाँ ये टच ही नहीं करेगा जहां से कि मैं रिवर्सल प्लान कर सकूं। अगर मैं अपनी ऑप्शन प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो चीजें करनी थी जब मैं ये ओपन करता हूँ, तो कॉल और पुट के साथ में तैयार होना था। कैसे तैयार होना था कि अगर मार्केट ओपन होते से यहाँ आता तो मुझे 200 इन द मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ तैयार रखना था, यहाँ पे 200 आउट ऑफ 200 इन द मनी पुट ऑप्शन तैयार रख के बैठना था, ताकि अगर मार्केट जाता है तो मैं डायरेक्टली वहां जाके पंच कर दूं और अपना जो भी है ट्रेड ओपन कर लें। बट ये मेरी मिस्टेक थी। तो ये 4 दिन का एनालिसिस था इसमें। इसमें हमारा डायरेक्शन सही था, लेकिन
मार्केट ने हमको वापस से अपॉर्चुनिटी नहीं दी, यहाँ पे भी मैंने मिस कर दिया और वो चलता गया। यहाँ पे नो ट्रेड डे, 14 तारीख की मार्केट हॉलीडे था, यहाँ पे नो ट्रेड डे था क्योंकि हमारा जोन यहाँ कहीं था मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, और हम इसको अचीव नहीं कर पाए, ये नो ट्रेड डे हो गया। यहाँ पर मैंने बुलिश ट्रेड लेने का प्लान किया, मार्केट ने डायरेक्शन ही, हमारी जो एनालिसिस था वो ही गलत हो गया, हम गलत बैठ गए, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ। दूसरा, आखिरी दिन यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन सही नहीं थी, पहला ट्रेड मिस कर दिया, यहाँ पे मैंने जब सेल ट्रेड लेने की कोशिश करी तो उसमें मेरा ऐसे लेट हो गया। तो इस तरीके से 4 दिन का हमारा एनालिसिस था। इन चारों दिन में हम क्या सीख सकते हैं, कहीं कुछ है ऐसा सीखने लायक? तो सीखने लायक इसमें एक चीज़ हम जो समझ सकते हैं, इस दिन में सीखने लायक ऐसा ये बोल सकते हैं हम कि इस तरीके से अगर हम हर बार, अगर कई बार क्या होता है कि जब मार्केट बुलिश होता है, जब मार्केट बुलिश होता है तो वो बायर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि वो 50% जैसा रिट्रेसमेंट आपको दे और उसके बाद वो बाय करे। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट 10-15% रिट्रेसमेंट करेगा और आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर बार 50% के लेवल को, जैसे ये 50% का लेवल बिच किया, जब ये इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से निकला तब मैंने इसका 50% ऊपर कर दिया, तो हम यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी छोड़ते गए। तो कई बार जब मार्केट किसी दिन बुलिश है तो उस दिन अगर हम 50% का रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे तो हम ये मिस करते चलेंगे। तो फिर अब हम क्या करें कि क्या 50% का चीज़ हम छोड़ दें? हम वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे दिन काफ़ी कम रहेंगे। बुलिश भी होने के बाद मार्केट निकालते हुए चलता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए चलता है। तो और ये दिन हमें पहचानने पड़ना, हमें इस पर और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ऐसे दिन कब बनेंगे इसकी कोशिश करें। तो ये हमें देखना पड़ेगा हमने यहाँ कुछ गलती करी क्या? गलती मैं नहीं मानूंगा उसको कि गलती करी, कि मुझे यहाँ पे इस दिन ये समझ लेना चाहिए था कि ये 15% ही रिट्रेसमेंट देगा, तो वो गलती मेरी नहीं है। मुझे ये स्टडी अभी करनी पड़ेगी और इसमें जैसे हम फॉरवर्ड ट्रेड्स करते रह जाएंगे तब हम ये देखेंगे कि ऐसा बुलिश दिन किस दिन बन सकता है कि मैं उस दिन 20% के ही रिट्रेसमेंट में बाय कर लूं, 50% का रिट्रेसमेंट ना आने दूं। तो वो कब होगा? वो तब होगा जो उसकी वो सेटअप हम तब बनाएंगे जब मार्केट अल्ट्रा बुलिश ओपनिंग दे और उसके बाद में ओपन होते से मार्केट कैंडल बनाना चालू कर दे ग्रीन, और वहीं से हल्का सा रिट्रेसमेंट करके हम ट्रेड लेना कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरीके से जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और ऐसा मूवमेंट रखे तो हम इस चीज को सेटअप नहीं बना सकते, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे सच लर्निंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं था, और ये भी अच्छा था कि हमने हमारे लेवल्स के लिए वेट किया, तो ये हमने हमारे रूल्स वगैरह सब फॉलो किए। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है तो हम सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई लर्निंग का नहीं था क्योंकि यहाँ तो हमारी डायरेक्शन ही गलत हो गई, तो हम गलत भी प्रूव होते रहेंगे बीच बीच में। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड बनाना था, नहीं, यहाँ पे हमने अगर बाय एज्यूम किया है तो बाय किया हमने और हमारे सपोर्ट पे ही किया। तो यहाँ पे ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे एसएल हंटिंग को मिक्स करूँ तब मैं अपनी गलती निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं हर दिन एसएल हंटिंग के सेटअप को इंक्लूड नहीं करता हूँ। अभी जो फिलहाल जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें मैं एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करूंगा, ये मेरा मानना है। तो इसमें भी हमारी कोई लर्निंग ऐसा सच नहीं है, ये भी हमने हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से लिया, वेट किया और हम यहाँ गलत प्रूव हुए। यहाँ पर हमारी लर्निंग ये है कि अगर आपने एनालिसिस कर लिया है तो आप अपने प्रीमियम्स के साथ में ओपन अप रहो कि आपके पास में तैयार रहे मार्केट। एटलीस्ट मार्केट ओपनिंग कैंडल में तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो आपको अपने ट्रेड सेटअप के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये मेरी गलती थी यहाँ पे कि मैं तैयार नहीं था, एनालिसिस करके बैठ गया शांति से और इंतजार कर रहा हूँ कि ये यहाँ है, और इसने पहले ही 10-5 सेकंड में ही यहाँ पे सब कुछ अपना कारनामा कर दिया था। तो ये हमारा सेटअप रहा। ये 5 दिन के हमारे वीडियो मैंने क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हुए थे इस वजह से मैंने इस चीज़ को ओपन करना पड़ा। अब हम इसको हमारे जर्नल देख लेते हैं, ये इसको देख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट कैसा रहा था। ये हमारा वीकली ये मंथली पीएनएल दिखा रहा है। हमने 10 तारीख तक का देख लिया था, उसके बाद में 13 तारीख को ट्रेड लिया, लॉस था, 14 को हॉलीडे था मार्केट, 15 को नो ट्रेड डे, 16-17 को ये हमारा लॉस डे। तो ये जो वीक निकला ये हमारा लूजिंग वीक निकला, ये चीज़ है। और हमारा जो जर्नल है वो जर्नलिंग हमने क्या की, जर्नलिंग हमारा ये वीक चालू हुआ 13 तारीख से, ये हमारा ये हफ्ता है। तो इस वीक में
5 दिन में से हमें ये जो था ये नो ट्रेड डे था। ये नो ट्रेड डे लास्ट वीक का भी जो लास्ट डे था फ्राइडे, वो नो ट्रेड ही था, और इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ है। लेकिन हाँ, मैंने अपनी जो कंडीशंस रहती है लर्निंग्स, वो हमेशा लिखता हूँ इसमें कि क्या रहा। जैसे यहाँ पे लास्ट वीक में था, इसको तो छोड़ देते हैं, ये काफ़ी पुराना हो गया तो अभी आपको याद नहीं आएगा, रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि 13 तारीख में हमने कुछ खास लिखा है क्या। तो 13 तारीख में हमने बस ये लिखा है कि इसमें अर्ली एंट्री। तो अर्ली एंट्री क्यों ली है, इसमें देखता हूँ मैं। अर्ली एंट्री 13 तारीख को क्या थी, हाँ, अर्ली एंट्री बस ये चीज़ थी कि मुझे, अगर मैं वीडियो इसमें देखता हूँ तो इसमें जो मैंने पुट साइड ट्रेड बनाया था ना, उसमें सपोर्ट आने के पहले ही बना लिया था। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये 13 तारीख है, स्विंग बनाना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट जैसे इसमें किसी को भी अपसाइड में ट्रेड बनाने, देखते हैं अभी मार्केट क्या बिहेव करता है, किस कैसे अपने को। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मैं यहाँ से रेजिस्टेंस पे सेल कर दूंगा, लेकिन किया हुआ ये मैंने ट्रेड बना लिया था, ये इसको टच भी नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। और मेरा ये जोन काफी मतलब चौड़ा है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो ये नीचे आने के बाद में मुझे इसको सेल नहीं करना था, इसको सेल नहीं करना था, ये यहाँ पे मैं सेल कर चुका हूँ डबल टॉप देख के। अब ये डबल टॉप का सेटअप ये अभी ऐसे नहीं आना चाहिए। डबल टॉप का सेटअप अगर यहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इसमें मैंने ये कहा था कि ये डबल टॉप बनाने लगा, इसलिए मैंने सेल कर दिया। तो डबल टॉप एट लेवल अगर हो तो मुझे एक्शन लेना चाहिए था, मैंने ये गलती यहाँ की थी। लेकिन इसमें अगर अगर मैं वेट कर लेता तब भी क्या होता, इसमें वेट भी करता तब भी मेरा इसमें कुछ नहीं होना था, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैंने यहाँ पे देखा था बाद में कि अगर मैं यहाँ पे कहीं सेटअप लिया है ट्रेड पे, तो क्या ये पॉइंट, तो ये 70 पॉइंट के करीब मूवमेंट दिखा रहा है टॉप से इस स्विंग में। अगर मैं बेस्ट एंट्री भी लेता तब भी मेरा यहाँ पे टारगेट हिट नहीं होता। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने लर्निंग के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे मैंने अर्ली एंट्री ली है। तो अर्ली एंट्री को मैं पढ़ के देखूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो, तो मैंने यही मेंशन किया होगा कि ये अर्ली एंट्री हो गई। इसके बाद में 14 तारीख को मेरा नो ट्रेड डे है। तो नो ट्रेड डे के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट रिमेन साइडवेज एंड डिड नॉट कम टू माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोकेशन सो दैट आई कुड टेक द ट्रेड, हेंस नो ट्रेड डे। तो ये मेरा नो ट्रेड डे था। और इसके अलावा थर्सडे, तो थर्सडे को भी क्या है, लर्निंग है इसमें, हाँ तो है लर्निंग। तो लर्निंग क्या है देख लेते हैं। मार्केट ओपनिंग was bullish. I decided to buy at support location. Something was wrong. That was not learning, but I was willing to take buy trade as there was no SL. ओके हाँ, तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ SL वाली ये चीज़ है। तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको आपने ये जो पॉज करके देख लेना। इसमें क्या बता रहा हूँ मैं ये चीज़ के बारे में कि अगर मैं SL हंटिंग के हिसाब से इस दिन को मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था, लेकिन वो यहाँ से देख के मुझे दिखा है, तो मैंने ये लिखा हुआ उसमें कि क्या होता है जब एसएल हंटिंग के हिसाब से आप देखते हैं। तो यहाँ पे आप जब पहले देखेंगे ओपनिंग आपकी यहाँ है, ऊपर आपको मार्केट में चार्ट नहीं दिखता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स नहीं बैठे हैं। और जब सेलर्स नहीं बैठे हैं तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, ऊपर होने के बाद क्या कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा। तो तब हम ये देखते हैं कि ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास कुछ नहीं है। अगर ऊपर भी जाएगा मार्केट, क्योंकि सेलर नहीं है तो उनके एसएल नहीं है, तो मार्केट को अल्टीमेटली एसएल बनाने, मार्केट का को ओपन जाना है ऊपर, तो उसको पहले नीचे आना पड़ेगा ताकि यहाँ पे लोग सेल करना चालू करें और उनके एसएल वो यहाँ कहीं लगाएं, तब इनको हंट करने के लिए ये ऊपर जाएगा। तो दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पे ओपनिंग के बाद में ये सोच रखा है, मार्केट ओपनिंग यहाँ हो रही है, मैंने सोच रखा है मैं यहाँ बाय करूंगा, और जब ये मार्केट नीचे भी आ रहा है तो मुझे ये कर सकता हूं मैं कि यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं एक सेल ट्रेड प्लान कर सकूं, ताकि मेरा थॉट है कि जब मार्केट यहाँ आएगा तो मैं पंच करूंगा। मार्केट ने स्विंग ले लिया है, तो अब यहाँ से मैं यहाँ तक के लिए अगर मैं एक सेल ट्रेड प्लान कर लूं तो हो सकता है कि वो चीज मेरी सही हो जाए एनालिसिस। तो ये चीजें मैंने वहां लिखी हुई है। मगर अभी क्योंकि ये सीरीज मेरी एक ट्रेड की है और एक ट्रेड में भी हम हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो करेंगे, तो मैं ये सब चीजें नाटक इसमें नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने उसको अवॉइड किया। अगर मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेता तो मैं यहाँ से एक बहुत छोटे से 10-15 पॉइंट के एसएल से मैं यहाँ तक का टारगेट रखते हुए एक ट्रेड ले सकता था। लेकिन वो मल्टीपल सेटअप, अगर मल्टीपल ट्रेड लेने वाली
सीरीज होती, या मैं अगर अपने आप अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा होता तब मैं ये सब चीज़ें कर सकता था। हालांकि डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा होता तो मैं ये काम करता ही नहीं, मैं तो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए ये सब सीरीज कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये वो कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मैंने वहां पे वो लर्निंग लिखी है, लेकिन वो चीज़ मैं करूंगा नहीं, ये मैंने लर्निंग मेरे फ्यूचर के लिए कर रखी है। तो यहाँ पे हम उस तरीके से ट्रेड ले सकते थे। तो ये जर्नल हमारा ये सब चीज़ें कह रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये हफ्ता गया, तीनों दिन इसमें हमारे लॉस हुए, ये लूजिंग वीक रहा हमारा। इसके साथ में मैं एक चीज़ और ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी ही प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने की। यहाँ पे मैंने एक शीट और बनाई है, ट्रेड एनालिसिस। ये ट्रेड एनालिसिस क्या बताएगी मुझे, ये आप भी देख सकते हैं अगर आपको अपने लिए डेली अगर आप एक्चुअल ट्रेड लेते हैं तो ये मंथ है अप्रैल का, इसमें ये 3 हफ्ते रहेंगे, जो इस हफ्ता है 13 से 17। और लास्ट वीक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इसमें, वो भी मैं देखूंगा, लास्ट वीक रिकॉर्ड करना है तो मैं उसमें ऐड करूंगा। अगर पूरे मंथ की रिपोर्ट चाहिए तो मैं इसको एडिट करूंगा, ये मैंने केवल अभी बनाया है इस चीज़ को कि मैं आगे से इसको भी फिलअप करता हुआ चलूंगा। इसमें क्या है, 13 से 17 अप्रैल है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेडिंग हॉलीडेज कितने थे इस वीक, 1 था। तो बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। और इसमें से कोई ऐसा दिन था जिसमें ट्रेड नहीं लिया, तो उसमें ऐसा दिन था जो कि ये एक ही दिन था। और प्रॉफिटेबल डेज कितने हैं इसमें प्रॉफिटेबल डेज इस हफ्ते 0 हैं, लूज डे इसमें 3 हैं। और इस तरीके से मुझे ये तीनों हफ्ते फिल करूंगा। और तीनों हफ्ते फिल करने के बाद में मैं चाहता क्या हूँ, इसमें रिजल्ट क्या चाहता हूँ, ये सारे टोटल हैं। मुझे इस सेल से मतलब है, जो ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को देखते हुए चलना है कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मेरी सीरीज का, या मैं अपना जो एक्सपेक्टेशन चाहता हूँ कि मैं 50% मेरा टारगेट रीच करना चाह रहा हूँ मंथली। अगर मैं 50% से अगर प्रॉफिटेबल रहता हूँ, मेरी एक्यूरेसी अगर ट्रेड की 50% रहती है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबल डिसेंट प्रॉफिट बनाना चालू कर दूंगा। क्योंकि जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लेते हैं, उस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हमें लगभग 32-33% होना है जब हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ये मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रखा है मैंने, और ये आपको भी समझ में आती होगी कि 1:2 रेशियो के साथ में अगर आपका ट्रेड एक्यूरेसी 35% है तो आप प्रॉफिटेबल हैं, और 50% बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर मैंने टोटल ट्रेडिंग डेज नॉर्मली मंथ में अगर 22 ट्रेडिंग डेज है, और इसमें अगर मैंने 50% ट्रेड मानता हूं कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, मान लो 11 दिन प्रॉफिटेबल है और 11 दिन लूज डे है, तो 11 दिन प्रॉफिटेबल 1:2 रिस्क रेशियो के साथ में, अगर मान लीजिए कि ये लॉस डेज हैं और ये प्रॉफिट डेज हैं 11-11 फॉर 50% एक्यूरेसी, तो अगर लॉस डे में 1700 रुपये का लॉस हुआ, प्रॉफिट डेज में 3400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो रिजल्ट क्या बोलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 50-50 के हिसाब से, 1:2 रेशियो के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अगर मेरे 11 दिन लूज हैं 1700 के हिसाब से, 11 दिन प्रॉफिट में है 3400 के हिसाब से, तो अल्टीमेटली मुझे इसमें प्रॉफिट ही होना है। एक ठीक ठाक मंथली अगर इस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूं तो एक मंथ का रिजल्ट होता है 18,700 रुपये का प्रॉफिट। इसमें नो डाउट हमको ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह भी हटाने पड़ेंगे, तो अगर वो भी मैं हटा लेता हूं ब्रोकरेज टैक्सेस, तो 22 ट्रेडिंग सेशन है, तो 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं 40 ब्रोकरेज और 30-40 के समथिंग टैक्सेस हटाता हूँ, मतलब 70 रुपये भी कर लेता हूँ, और 22 दिन का है, तो मेरा 1540 रुपये ब्रोकरेज कटता है। तो उसके बावजूद भी मुझे कितना मेरा प्रॉफिट, क्या हो गया ये, 17,000 रुपये में फिर भी मंथली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं अगर हम निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करते हैं। 22 दिन ट्रेडिंग सेशन है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया, और 50% मेरी एक्यूरेसी है, 11 दिन प्रॉफिट में हूँ 11 दिन लॉस में हूँ, तब भी मैं 17,000 रुपये करीब बना लूंगा। और ये रिजल्ट 50 ना होते हुए अगर 35% है तब मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा। तो इसलिए हमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करी है।
तो मैं बस इस चीज़ से, पूरे सेटअप से मैं अपने आप की ग्रोथ देखने की कोशिश करूँगा। यहाँ से ये मान के चलो, आप बहुत छोटे से चीज़ में आपको अपना एनालिसिस कर सकते हो, आपकी अपना जो ट्रेड वगैरह ले रहे हो इसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या सेटअप है। तो इसलिए मैंने इस वीक को बनाया है। मैं पुराना जो 1 से लेके 10 तारीख तक का भी जो ट्रेड है वो सब इसमें इंक्लूड करके वो पूरा मंथ का रिजल्ट हम देखेंगे, और आगे भी हम इसको एनालिसिस को करते चलेंगे, वीकली ये डेटा इनपुट करते चलेंगे, और मंथ के एंड में जब हम मंथली एनालिसिस करेंगे उस समय हम इसको, इस शीट को देखेंगे फाइनली। तो ये भी है, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें मोटिवेट करने के लिए मैं अपने आप को कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि हम हमारा डेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में जानेंगे उतना ही आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हो, जितना आप समझोगे अपने आप को। इसलिए मैं ये सब डेटा प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा हफ्ता था, इसमें ये सब चीज़ें रही। तो आगे अब मंडे से देखते हैं, नेक्स्ट वीक से, कि अब हम नेक्स्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब मार्केट कैसा परफॉर्म करता है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट तो अपनी स्थिति अपनी हिसाब से चलेगा, हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।